अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। नारुतो ने रिनेगन मदारा उचिहा से लड़ाई की। उसी समय नारुतो वैली ऑफ द एंड पर मदारा से पहले पहुंच गया। वह तुरंत युद्ध की तैयारी करने लगा। उसने चुपचाप प्राकृतिक ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू किया। कुछ ही पलों में जैसे ही तेज हवा का झोंका गुजरा, मदारा की प्रभावशाली आकृति उसके अपने विशाल पत्थर के प्रतिमा के ऊपर दिखाई दी। उसने चारों ओर नजर डाली। यह जगह उसके लिए जानी पहचानी भी थी और अजनबी भी। वहीं उसने अपनी अंतिम लड़ाई हाशिरामा के साथ लड़ी थी। जब उसने देखा कि हाशिरामा की प्रतिमा उसकी तुलना में थोड़ी छोटी थी तो उसके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान आई। नारुतो ने मदारा के विचारों को तोड़ा और पूछा कि क्या उसे उनके समझौते की शर्तें फिर से याद दिलाने की जरूरत है। मदारा ने जवाब दिया कि समय बर्बाद करना बंद करो और सीधे शुरू करो। उसने दोनों हाथों से मुहरें बनाई और फायर स्टाइल मजेस्टिक डिस्ट्रॉयर फ्लेम छोड़ी। पलक झपकते ही आग का समुद्र नारुतो की ओर बढ़ा। नारुतो हल्के से मुस्कुराया और तुरंत सेज मोड में प्रवेश किया। उसने 2 शैडो क्लोन्स बनाए। तीनों ने मिलकर जिराइया की प्रसिद्ध तकनीक सेज आर्ट गोएमन का प्रयोग किया। 3 अलग अलग चक्र प्रकृतियां मिलकर एक दूसरे की पूरक बनी और अंत में उन्होंने मदारा की मजेस्टिक डिस्ट्रॉयर फ्लेम को मात दी। मदारा थोड़ा हैरान हुआ। नारुतो का चक्र भंडार अद्भुत था। उसकी रिनेगन चौड़ी हो गई। लिम्बो बॉर्डर जेल सक्रिय हुआ। लिम्बो क्लोन की परछाई बिजली जैसी गति से नारुतो की ओर दौड़ी। नारुतो ने तेजी से प्रतिक्रिया की, अपने हाथों को पार कर रोकने की कोशिश की, फिर भी वह कई मीटर दूर जा गिरा। मदारा की नजर गहरी हो गई। रिनेगन के साथ नारुतो सच में उसके लिम्बो क्लोन्स को देख सकता था, लेकिन अगर उन्हें छू नहीं सकता तो देखना व्यर्थ था। मदारा और उसका लिम्बो क्लोन लगभग तुरंत हमले करने लगे। नारुतो केवल अपने शैडो क्लोन्स की मदद से इन बारिश जैसी तेज हमलों से बच पा रहा था। जब नारुतो एक पल के लिए विचलित हुआ, मदारा ने दोनों हाथों से मुहरें बनाई और चिबाकू टेंसेई सक्रिय किया। सौभाग्य से नारुतो की सेज मोड में संवेदनशीलता बेहद तेज थी। उसने तुरंत अपने सिर के ऊपर गुरुत्वाकर्षण तरंगों को महसूस किया। जैसे ही काला गुरुत्वाकर्षण गोला बना, उसने तुरंत 2 चक्र भुजाएं बनाई। टेल्ड बीस्ट रासन शुरिकेन को संघनित किया और गोले पर फेंका। उसने चिबाकू टेंसेई को शुरुआत में ही दबा दिया। यह देखकर मदारा का चेहरा गंभीर हो गया। इतने अत्यधिक दबाव में भी नारुतो सटीक निर्णय ले पा रहा था। वह और अधिक जिज्ञासु हो गया कि नारुतो यह कैसे कर रहा है। अब लिम्बो क्लोन का समय समाप्त हो गया और वह मदारा में वापस लौट गया। जब मदारा कुछ समय के लिए लिम्बो का उपयोग नहीं कर सकता था, यह नारुतो के लिए हमला करने का उत्तम अवसर था। अचानक एक फ्लाइंग थंडर गॉड कुनाई मदारा के पीछे प्रकट हुई। नारुतो तुरंत वहां टेलीपोर्ट हुआ और मदारा को जमीन पर गिरा दिया। हालांकि मदारा को गंभीर चोट नहीं लगी, लेकिन वह हैरान था कि नारुतो की कुनाई उसके पास अचानक कैसे पहुंची। असल में जब नारुतो ने कुनाई फेंकी, उसने शिनरा तेंसेई की प्रतिकर्षण शक्ति से उसकी गति बढ़ाई थी। नारुतो हल्का मुस्कुराया और बोला, अगर साफ नहीं देखा तो फिर से दिखा दूं? मदारा ने अपनी बाहें मोड़ी और कहा, वार्म अप खत्म हुआ। उसने अपना डबल साइडेड सुजनू सक्रिय किया और अपने मुख्य शरीर से 3 अलग अलग हाथ मुहरें बनाई। नारुतो ने देखा कि मदारा ने शायद वुड स्टाइल क्लोन भी बनाया है जो साथ में मुहरें बना रहा था। मदारा के चेहरे पर दुष्ट मुस्कान उभरी। आसमान अचानक अंधकारमय हो गया और उल्काएं गिरने लगी। नारुतो ने कड़े स्वर में पूछा, क्या तुम्हें अपने ही हमले से डर नहीं लगता? याद रखो मदारा, अब तुम एडो टेंसेई शरीर नहीं हो। और नारुतो खुद भी फ्लाइंग थंडर गॉड से आसानी से बच सकता था। मदारा ने इसे नजरअंदाज करते हुए कहा, ये तो बस बड़े बड़े बारिश के कण हैं। यह सुनकर नारुतो ने कंधे उचका दिए और हंस पड़ा। जब खेलना ही है तो खेलो। उसने पूरी तरह से 9 टेल्स चाक्रा को मुक्त किया और हर पूंछ पर एक एक टेल्ड बीस्ट रासन शुरिकेन बनाना शुरू किया। अंत में सभी उल्काओं को उसने हवा में ही रोक दिया, लेकिन मदारा ने मौके का फायदा उठाया और एक प्रहार में कुरामा का सिर उड़ा दिया। नारुतो जमीन पर जा गिरा, लेकिन जब वह उठा तो सामने का दृश्य गंभीर था। मदारा का कंप्लीट बॉडी सुजानु और उसका वुड स्टाइल क्लोन, दोनों ने सुजानु सक्रिय कर रखा था। यह नारुतो के लिए एक बड़ा खतरा था, क्योंकि मदारा का लिम्बो क्लोन भी पास ही मंडरा रहा था। अचानक मदारा के सुसानु की तलवारें पूरी घाटी में झूलने लगीं। नारुतो ने कुरामा मोड में प्रवेश किया, चक्र बढ़ाया और उन हमलों के बीच से तेजी से गुजरा। बचते हुए उसने अपनी अगली रणनीति पर विचार किया। फिर उसने अपने हाथ जोड़कर चिबाकू टेंसेई सक्रिय किया। इस बार पहले की तरह नहीं, उसने कई छोटे गुरुत्वाकर्षण कोर बनाए और उन्हें मदारा तथा उसके वुड स्टाइल क्लोन पर फेंका, जिससे सीधा दबाव कम हुआ। आसपास की चट्टानें तेजी से उन छोटे कोरों की ओर इकट्ठा होने लगीं। मदारा के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आया। यह चिबाकू टेंसेई का उन्नत उपयोग था। एक साथ कई कोर नियंत्रित करना, हर एक अलग लक्ष्य पर केंद्रित। यह साधारण चिबाकू
चिबाकू टेंसेई से अधिक लचीला था। एक सच्चा विकास। जल्द ही चट्टानों ने मदारा के सुसनु को पूरी तरह दफन कर दिया, लेकिन अचानक चिबाकू टेंसेई में दरारें आने लगीं। मदारा सील तोड़ने वाला था। नारुतो तुरंत हवा में उड़ा, अपने हाथ चिबाकू टेंसेई के आधार पर रखे और अल्ट्रा एडेड वेट रॉक टेक्निक का उपयोग किया। चिबाकू टेंसेई का वजन और घनत्व पल भर में हजारों गुना बढ़ गया। दरारें पूरी तरह मिट गईं और मदारा हिल भी नहीं सका। नारुतो ने सामने खड़े निष्क्रिय लिम्बो क्लोन को देखा और निष्कर्ष निकाला कि इस समय मदारा न तो हिल सकता है न कोई जुत्सु कर सकता है। उसने थोड़ी देर विश्राम किया और अधिक प्राकृतिक ऊर्जा अवशोषित की ताकि सेज मोड बढ़ाया जा सके। फिर उसने चिबाकू टेंसेई को मुक्त किया। लगभग उसी क्षण मदारा और लिम्बो क्लोन ने स्थान बदल लिया। मदारा के सामने था नारुतो का सेज आर्ट रासेंगान। मदारा ने घायल कंधा थामा, कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर जोर से हंस पड़ा। अगर नारुतो ने उसके सीने को निशाना बनाया होता तो शायद उसका दिल छिद गया होता। आखिर में मदारा ने अपनी हार स्वीकार की। कुछ देर की खामोशी के बाद वह नारुतो की ओर मुड़ा और पूछा, नारुतो, तुम कोई साधारण निंजा नहीं हो, है ना? नारुतो मुस्कुराया और मदारा से पूछा कि उसे यह कैसे पता चला। मदारा को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि नारुतो के काम और उसका अकेले का लड़ाई अनुभव किसी 17 साल के बच्चे के लिए असंभव था। नारुतो ने मदारा से पूछा कि क्या वह टाइम ट्रेवल पर विश्वास करता है। यह सुनकर मदारा का चेहरा पढ़ा नहीं जा सकता था। ऐसी चीज असंभव है। नारुतो नीचे देखने लगा। लोग हमेशा अपनी धारणाओं के भीतर ही जीते हैं। अत्सुत्सुकी कबीले से मिलने से पहले मैं भी कई चीजों को असंभव मानता था। यह कहते हुए नारुतो ने अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई और कहा कि वह शब्दों में अच्छा नहीं है। अगर तुम सब कुछ जानना चाहते हो तो मुझसे मुट्ठी मिलाओ। मदारा ने कुछ पल के लिए झिझकते हुए अपना दायां हाथ उठाया। जैसे ही उनकी मुट्ठियां मिली, नारुतो के पिछले जीवन की यादें मदारा के मन में तूफान की तरह उमड़ पड़ी। सेज ऑफ सिक्स पाथ्स की वापसी, ब्लैक ज़ेत्सु के दर्दनाक शब्द, कागुया अत्सुत्सुकी का पुनर्जन्म और उस युग का अंतिम अंत। सब कुछ देखने के बाद मदारा ने हैरान होकर अपनी आंखें खोली। उसने नारुतो से पूछा, क्या यह सब सच था? नारुतो ने दृढ़ता से सिर हिलाया। किस्मत के एक मोड़ से वह वही असफल व्यक्ति था जो सर्वनाश से लौट आया था। इसीलिए उसने पहले से बिल्कुल अलग रास्ता चुना। जब मदारा ने उस अंत को देखा जिसे वह कभी हासिल नहीं कर पाया था, तो वह आसमान की ओर हंस पड़ा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि इन्फिनिट त्सुकुयोमी, जिसे पाने के लिए उसने पूरी जिंदगी लगा दी, किसी और की योजना का हिस्सा निकला। यह सोचते ही उसका दिल ब्लैक ज़ेत्सु को फाड़ देने को चाहता था। अपने आप को संभालते हुए मदारा ने नारुतो की ओर देखा। ये अत्सुत्सुकी कबीला किस तरह के जीव हैं? नारुतो की नजरें गहरी हो गईं। वे राक्षस हैं। मदारा जानता था कि अगर नारुतो जैसा व्यक्ति उन्हें राक्षस कह रहा है तो वे वास्तव में असाधारण होंगे। नारुतो ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। नारुतो का विनम्र व्यवहार देखकर मदारा को हाशिरामा की याद आ गई। नारुतो की यादों में उसने कोनोहा की पुरानी शान और वह सपना देखा जो उसने और हाशिरामा ने कभी देखा था, गांव की स्थापना का। शायद यही नियति थी। अत्सुत्सुकी जिन्होंने उसे दशकों तक खिलौना बनाया और अंत में धोखा दिया, उन्हें सोचकर मदारा क्रोधित हो उठा। इस बार उसने तय किया कि वह खुद अत्सुत्सुकी से लड़ेगा और उनके पापों का बदला खून से लेगा। आखिरकार मदारा ने नारुतो की मदद करने का फैसला किया क्योंकि वह देखना चाहता था कि हाशिरामा के आदर्शों को आगे बढ़ाने वाला नारुतो अंत में क्या लाता है। नारुतो बेहद खुश हुआ। अब उसे मदारा पर भरोसा करना था। दिग्गज उचिहा मदारा के साथ लड़ना उसे एक अटूट सुरक्षा का एहसास देता था। नारुतो ने उसे अमिगायुरे लौटने का निमंत्रण देना चाहा, लेकिन मदारा ने कहा, गलत मत समझो, मैं केवल अत्सुत्सुकी कबीले से निपटने में मदद करूंगा, अमिगायुरे नहीं लौटूंगा। वह अपने तरीके से मजबूत बनेगा और अपनी राह चुनेगा। जहाँ तक नारुतो के शरीर में मौजूद रिनेगन की बात थी, मदारा ने कहा कि जब तुम्हें सही आंखें मिल जाएं तो इसे लौटा देना। यह कहकर मदारा मुड़ गया। अब वह ब्लैक ज़ेत्सु को एक पल भी सहन नहीं कर सकता था। लेकिन ब्लैक ज़ेत्सु को लेकर नारुतो ने मदारा से दया की गुहार की। उसने कहा कि फिलहाल ब्लैक ज़ेत्सु को जिंदा रहने दे क्योंकि उसे कागुया को पुनर्जीवित करने के लिए उसकी जरूरत थी। अत्सुत्सुकी कबीले को हराने के लिए कागुया की शक्ति और बुद्धिमत्ता भी जरूरी थी। मदारा इस बात से थोड़ा चकित हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि नारुतो अत्सुत्सुकी को भी अपने पक्ष में करने की सोच रहा है। फिर भी मदारा को आदेश दिया जाना कभी पसंद नहीं था। उसने नारुतो की बात नहीं मानी और चला गया। नारुतो हवा में खड़ा बस सिर हिलाता रह गया। अपने ठिकाने पर लौटकर मदारा ने जल्दी ही ब्लैक ज़ेत्सु को ढूंढ लिया। उसने एक हाथ से उसे पकड़ लिया और गुस्से से पूछा, कुछ कहना है? ब्लैक ज़ेत्सु को अंदाजा भी नहीं था कि मदारा को इन्फिनिट त्सुकुयोमी की सच्चाई पता चल चुकी है। वह घबराकर पूछने लगा कि क्या हुआ। मदारा उसे उसी पल मार देना चाहता था, लेकिन नारुतो की योजना याद करके उसने अपनी हत्या की इच्छा दबा दी। उसने सुज़नु सक्रिय किया, ब्लैक ज़ेत्सु को पकड़ा, मुहरें बनाई और फायर स्टाइल
मैजेस्टिक डिस्ट्रॉयर फ्लेम का उपयोग किया, जिससे ब्लैक जेत्सु जल उठा। ब्लैक जेत्सु की चीखें सुनकर मदारा का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। गुस्सा निकालने के बाद उसने सुसानु की तलवार से ब्लैक जेत्सु को 2 हिस्सों में काट दिया और ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं तुम्हारी चालें पहले ही समझ चुका था। साधारण निंजुत्सु से ब्लैक जेत्सु को मारा नहीं जा सकता। कड़ा चेतावनी देकर मदारा अकेला चला गया। मदारा के जाते ही ब्लैक जेत्सु तुरंत जमीन में समा गया। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि मदारा को उसकी योजना का पता कैसे चला। हजारों साल की उसकी साजिश अब फिर से शून्य पर लौट आई थी। यह सोचते ही ब्लैक जेत्सु का चेहरा कठोर हो गया। कागुया को पुनर्जीवित करने के लिए उसने सब कुछ अपनी अंतिम योजना पर दांव पर लगा दिया। मदारा द्वारा ब्लैक जेत्सु को बुरी तरह पीटने के बाद ब्लैक जेत्सु ने उचिहा मदारा को छोड़ने का फैसला किया और इसके बजाय इंद्रा का उपयोग करके कागुया को पुनर्जीवित करने की ठानी। वह अपने गुप्त ठिकाने पर गया और इंद्रा का जीवन सार निकाला। साथ ही उसने जमीन पर एडो टेंसेई अनुष्ठान का चिन्ह बनाया। उसने खुद को 2 हिस्सों में बांट लिया। ब्लैक जेत्सु ने फैसला किया कि वह अपने शरीर के आधे हिस्से का बलिदान देगा ताकि इंद्रा को उसकी सबसे शक्तिशाली अवस्था में पुनर्जीवित किया जा सके। अपने ही अत्सुत्सुकी शरीर का उपयोग करना सबसे उत्तम विकल्प था। जब कागुया के पुनरुत्थान का दिन आएगा तब उसका शरीर भी बहाल हो जाएगा। जैसे ही एडो टेंसेई अनुष्ठान सक्रिय हुआ, ब्लैक जेत्सु की प्रतिलिपि चिल्लाई, सब कुछ माँ के लिए। धूल का एक विशाल तूफान उसके काले शरीर के चारों ओर घूमने लगा। नारुतो का अगला और सबसे शक्तिशाली दुश्मन ओत्सुत्सुकी इंद्रा आखिरकार दुनिया में लौट आया। जागने के बाद इंद्रा ने अपनी शेरिंगन से चारों ओर देखा और अपने पुराने साथी ब्लैक जेत्सु को पाया। उसने ठंडी मुस्कान दी और कहा कि उसने उसे इस रूप में पुनर्जीवित करने का कोई ठोस कारण होना चाहिए। ब्लैक जेत्सु अंदर से बहुत असंतुष्ट था। आखिरकार वह इंद्रा से बड़ा था, लेकिन अपनी माँ के पुनरुत्थान के लिए उसे यह सब सहना पड़ रहा था। हजारों सालों तक जीवित रहने वाला यह चालाक ब्लैक जेत्सु पहले से ही लोगों के दिलों से खेलने में निपुण था। उसने इंद्रा को पिछले 1000 सालों की सारी घटनाओं के बारे में बताया, जिसमें उचिहा कबीले की कहानी और इंद्रा के वंशजों की बात शामिल थी। जब इंद्रा ने सुना कि उसके वंशजों को अशुरा की वंश रेखा ने लगभग नष्ट कर दिया था, उसकी शेरिंगन में ठंडी चमक दौड़ गई। फिर ब्लैक जेत्सु ने उसे लुभाते हुए कहा कि अगर इन्फिनिट त्सुकुयोमी पूरा हो जाए तो वे सेज ऑफ 6 पाथ्स और आशुरा द्वारा निर्मित गलत चक्र को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। इंद्रा ने माना कि ब्लैक जेत्सु की बात में दम है। यह वास्तव में इस दुनिया की नियति को तोड़ने का तरीका था, लेकिन उसने कहा कि अपने मौजूदा एडो टेंसेई शरीर के साथ वह अकेले यह सब कैसे कर सकता है। ब्लैक जेत्सु मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे 2 हाल के पुनर्जन्म अब भी इस दुनिया में जिंदा हैं और दोनों ने रिनेगन जागृत कर लिया है। बस उनमें से किसी एक को ढूंढो और रिने रीबर्थ जुत्सु का उपयोग करवाओ तो तुम सच्चे अर्थों में पुनर्जीवित हो सकोगे। कुछ देर सोचने के बाद इंद्रा ने अपनी आंखें खोली और एक दिशा में देखा। तो चलो सबसे नजदीकी वाले को चुनते हैं। इंद्रा के सबसे करीब सास्के था, जो इस समय जानकारी इकट्ठा कर रहा था। उस वक्त सास्के एक महल के खंडहरों में अत्सुत्सुकी के बारे में जानकारी खोज रहा था, जब अचानक ब्लैक जेत्सु और इंद्रा उसके सामने आ गए। सास्के ने उस अजीब कपड़े पहने व्यक्ति को देखा और पूछा, यह कौन है? ब्लैक जेत्सु ने मजाक में कहा, क्या तुम अपने ही पूर्वज को नहीं पहचानते? सास्के ने शेरिंगन सक्रिय किया और इंद्रा का निरीक्षण किया। एडो टेंसेई शरीर देखकर उसे एक अनिष्ट का आभास हुआ। ब्लैक जेत्सु जोर से हंस पड़ा। जब सास्के को पता चला कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति ओत्सुत्सुकी इंद्रा है, उसका चेहरा गंभीर हो गया। इंद्रा आगे बढ़ा और बिना किसी भावना के खुद का परिचय दिया। कुछ कर्मिक कारणों से मरने से पहले मैंने अपना चक्र इस दुनिया में पुनर्जन्म लेने दिया था। यह कि तुम मेरे पुनर्जन्म हो, यह साबित करता है कि तुम्हारे भीतर मेरे जैसे गुण हैं और इसलिए मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा। इंद्रा अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही सास्के ने ठंडे स्वर में उसे बीच में रोक दिया। तुम चाहते क्या हो? इंद्रा ने गंभीरता से कहा, मुझे अपने रिनेगन से रिन रीबर्थ जुत्सु का उपयोग करके पुनर्जीवित करो। बदले में मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर दूंगा। सास्के ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे अपनी कुसनागी तलवार निकाल ली। इंद्रा कुछ हैरान हुआ और बोला, दिलचस्प है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन अपने ही पुनर्जन्म से लड़ना पड़ेगा। उसकी आंखें इटर्नल मंजेक्यो शेरिंगन में बदल गईं। उचिहा कबीले के संस्थापक होने के नाते उसकी आंखें न तो कभी अंधी हुईं और न ही किसी से प्रत्यारोपित की गईं। वे शुरुआत से ही इटर्नल मंजेक्यो शेरिंगन थीं। पुनर्जीवित होने के बाद अपने पहले प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए उसने कहा, आशा है सास्के, तुम मुझे निराश नहीं करोगे। दोनों के बीच एक भीषण युद्ध शुरू होने वाला था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ, आने वाला पार्ट मिस न हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की
की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold